हेलो दोस्तों, वेलकम टू मी यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मेरा आज का जो टॉपिक है जिसके ऊपर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही कम इस पे लोग डिस्कशन करना चाहते हैं इस टॉपिक को लेकर के, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन हम लोग का इनकम टैक्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स में कैपिटल गेन्स हेड में सेक्शन 46 आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सेक्शन 46 क्या है? कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाई कंपनीज इन इट्स लिक्विडेशन, सेक्शन नंबर 46। तो दोस्तों होता क्या है, देखिए कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो बंद होने के कगार में पहुंच जाते हैं, मतलब वो लिक्विडेट होने जा रहे हैं। तो जब वो लिक्विडेट होने जाते हैं तो वो अपने कुछ एसेट्स को डायरेक्टली मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। वहाँ से जो पैसा मिलता है उस पैसे से अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनमें उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले तो लायबिलिटीज चुका देते हैं, लायबिलिटीज चुकाने के बाद जो पैसा सरप्लस मनी बच जाता है उस पैसे को वो अपने शेयर होल्डर्स लोगों में बांट देते हैं। तो इस टॉपिक को ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स लिमिटेड एक कंपनी हो गया। इस एक्स लिमिटेड कंपनी के पास मान लीजिए कि एसेट्स हैं, ठीक है, और एसेट्स का 100 रुपया मान लीजिए कि इसका वैल्यू है। इसने इन एसेट्स को क्या कर दिया, मार्केट में जाकर के उसने सोल्ड कर दिया और उसको जो 100 रुपीज उसको मिला, इस 100 रुपीज को वो अपने शेयर होल्डर्स लोगों में वो क्या कर दिया, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस सिचुएशन को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जहां पे एसेट्स बेच के जो पैसा मिल रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है। सेकंड सिचुएशन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे, जहां पे एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है, अपने लिक्विडेशन के टाइम पे अपना जो एसेट्स है वो डायरेक्टली हैंड ओवर कर दे रहा है अपने अलग अलग शेयर होल्डर को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा दोनों में डिफरेंस। पहला केस में आप एसेट्स को मार्केट में बेच रहे हो और जो पैसा मिल रहा है, जो मनी मिल रहा है, 100 रुपीज यहाँ पे आपको मनी मिल रहा है, इस मनी को आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने शेयर होल्डर्स के बीच में। और सेकेंड सिचुएशन में आप एसेट्स को मार्केट में देखो बेच नहीं रहे हो, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, एसेट उठा के कुछ एसेट्स आप शेयर होल्डर एक्स को दे रहे हो, कुछ एसेट्स उठा करके शेयर होल्डर वाई को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो एंड सो ऑन। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के आप लोगों को याद होगा ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर करके एक टॉपिक है। उसमें ये बोला जाता है कि जब कोई कंपनी लिक्विडेशन में चला जाएगा, वो अगर डायरेक्टली अपने एसेट्स को अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं, कैपिटल गेन्स किसी भी एसएससी के हैंड्स में अराइज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस का होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, आपके पास कोई कैपिटल एसेट होना चाहिए। सेकंड, उस कैपिटल एसेट का ट्रांसफर होना चाहिए। और थर्ड, उस ट्रांसफर की वजह से कोई ना कोई कैपिटल गेन अराइज करना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ द एसएससी। तो यहां पे जो एसेट ट्रांसफर हो रहा है, मान के चलिए दिस इज अ कैपिटल एसेट। ये कैपिटल एसेट को वो अपने शेयर होल्डर्स में जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा तो सिचुएशन ये है कि इस सिचुएशन में इनकम टैक्स कहता है कि दिस इज नॉट ट्रांसफर, दिस इज नॉट ट्रांसफर। तो अगर ये ट्रांसफर नहीं है तो क्वेश्चन ऑफ कैपिटल गेन टैक्स डजंट अराइज। तो देयरफॉर एक्स लिमिटेड को कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा। नो कैपिटल गेन टैक्स हैज टू बी पेड बाय एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को कोई कैपिटल गेन टैक्स यहां पे देने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, सरकार कभी भी अपना रेवेन्यू को जो है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, उसका कलेक्शन को कभी भी छोड़ेगा नहीं। तो सरकार क्या कर रहा है, सरकार एक्स लिमिटेड को बोला तुमको हम एग्जेम्पशन दे देंगे, तुमसे हम टैक्स नहीं लेंगे, बट तुम जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया शेयर होल्डर लोगों को, तो हम इसके ऊपर, इस ट्रांजैक्शन की वजह से जो टैक्स अराइज करेगा वो हम एक्स लिमिटेड से नहीं लेंगे, वो किससे लेंगे, वो शेयर होल्डर से लिया जाएगा। यानी कि इस केस में भले ही एक्स लिमिटेड के हैंड्स में ये ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो, बट इस ट्रांजैक्शन के वजह से जो टैक्स अमाउंट आएगा दैट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, शेयर होल्डर्स विल बी लायबल,
शेयर होल्डर्स विल बी लायबल टू पे कैपिटल गेन टैक्स। मैं शॉर्ट में सीजीटी लिख रहा हूं। शेयर होल्डर्स लोगों को कैपिटल गेन टैक्स इस केस में देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने किसको एग्जेम्पशन दिया हुआ है? एक्स लिमिटेड को एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया हुआ है। आई होप आपको समझ आ रहा है। सेकंड सिचुएशन में डिस्कस करते हैं। सेकंड सिचुएशन में कंपनी क्या किया? एक्स लिमिटेड वो अपने लिक्विडेशन के टाइम पे अपने एसेट्स को जा करके मार्केट में बेच दिया। बेच करके जो पैसा मिला, जो मनी मिला, उस मनी को वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया शेयर होल्डर्स को। तो ये वाला ट्रांजैक्शन तो कवर्ड नहीं है। सेक्शन जो ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर वाला टॉपिक है, उसमें तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। तो इन दैट केस अगर आप एसेट्स बेचोगे, कैपिटल एसेट्स को मार्केट में बेचोगे, तो आपको टैक्स लग जाएगा। तो देयरफॉर एक्स लिमिटेड यहां पे इट इज लायबल टू कैपिटल गेन टैक्स। उसको कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। तो सिंस एक्स लिमिटेड कैपिटल गेन टैक्स दे रहा है, तो शेयर होल्डर को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नॉट रिक्वायर्ड टू पे कैपिटल गेन टैक्स। एक जन से सरकार लेगा तो दूसरे जन को छोड़ दिया जाएगा। तो ये वाला सिचुएशन, इसको मैं बी सिचुएशन ले लेता हूं और इसको मैं ए सिचुएशन ले लेता हूं। ए सिचुएशन में, सिचुएशन ए में एक्स लिमिटेड से सरकार टैक्स लेगा, क्योंकि सरकार देख रहा है कि एक्स लिमिटेड डायरेक्टली एसेट्स को मार्केट में बेच रहा है। तो कैपिटल एसेट्स मार्केट में सेल करना इट इज प्रॉपर ट्रांसफर, इसको हम लोग ट्रांसफर मानेंगे और इस पे टैक्स लगेगा। तो टैक्स किसको देना होगा? कंपनी को टैक्स देना होगा। सिंस कंपनी एक्स लिमिटेड को टैक्स देना पड़ रहा है, तो शेयर होल्डर को टैक्स देने का जरूरत नहीं है। लेकिन सेकंड सिचुएशन, सिचुएशन बी में, यहां पे एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है? एसेट उठा करके डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है अपने शेयर होल्डर लोगों में। तो जब डायरेक्टली शेयर एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा शेयर होल्डर्स लोगों में, तो कंपनी को सरकार एग्जम्पशन प्रोवाइड कर दे रहा है। सरकार बोल रहा है कि दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो एक्स लिमिटेड को कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। बट सरकार अपना रेवेन्यू के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है, करना चाहता है रेवेन्यू कलेक्शन को लेकर के। तो सरकार क्या कर रहा है? एक्स लिमिटेड को से तो टैक्स वसूली नहीं करेगा, बट ये टैक्स वसूली किससे होगा? ये टैक्स वसूली शेयर होल्डर्स के लिए होगा। शेयर होल्डर से टैक्स वसूली किया जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। अच्छा, यहां पे सबसे पहली बात, शेयर होल्डर्स को टैक्स किस लिए लगेगा? आप बोलिए कि सर शेयर होल्डर्स को तो एसेट्स मिल रहा है, हमको अगर कोई चीज मिलेगा तो हम टैक्स क्यों देंगे? हम तो टैक्स तब देंगे ना जब मैं कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा हूं। तो शेयर होल्डर क्या कौन सा कैपिटल एसेट ट्रांसफर किया जिसकी वजह से उसको टैक्स लग गया? तो ऐसा तो है नहीं तो कि उसने कोई एसेट ट्रांसफर किया। तो जवाब है कि उसने एसेट ट्रांसफर किया। तो उसने कौन सा एसेट ट्रांसफर किया? जब कोई शेयर होल्डर देख रहा है कि उसका जो शेयर्स है, जब कोई जिस कंपनी का उसके पास शेयर्स है, वो शेयर्स ऑलरेडी वैल्यूलेस हो चुका है मार्केट में, क्योंकि कंपनी ही लिक्विडेशन में चला गया, तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको अपना शेयर्स हैंडओवर करना पड़ता है उस कंपनी को। ठीक है, वो वापस कर देता है अपना शेयर्स, सरेंडर कर देता है अपना शेयर्स। तो यहां पे शेयर होल्डर्स सिंस अपना शेयर्स सरेंडर कर रहा है एक्स लिमिटेड को, तो एक्स लिमिटेड बदले में अपना एसेट्स दे रहा है शेयर होल्डर लोगों को। तो यहां पे जो एसेट ट्रांसफर किया जा रहा है शेयर होल्डर के जरिए, वो कौन सा एसेट हो जा रहा है? वो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है। तो शेयर होल्डर सिंस अपना शेयर सरेंडर कर रहा है, इसीलिए यहां पे शेयर होल्डर को सिचुएशन बी में टैक्स लग रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। अब मैं आपके सामने जो है कुछ सिचुएशंस लेकर के डील करता हूं, इसको रीड करके सुनाता हूं। जो मैं जहां से रीड करूंगा उस चीज को मैं आपको स्क्रीन में आप लोग अपने स्क्रीन में देख पाइएगा। मैं रीड करके सुना रहा हूं। तो कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनीज इन इट्स लिक्विडेशन, सेक्शन 46। ऑन लिक्विडेशन ऑफ ए कंपनी आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल इट्स आउटसाइड लायबिलिटीज, रिमेनिंग एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मैनर्स। मतलब जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगा, तो जब सभी लायबिलिटीज आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर्स हो गया, डिवेंचर होल्डर हो गया, इन सारे आउटसाइड लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जब सरप्लस एसेट्स बच जाएगा, रिमेनिंग एसेट्स मतलब सरप्लस एसेट्स, जो एक्स्ट्रा एसेट्स बच जाएगा, तो दे आर डिस्पोज्ड
डिस्पोज्ड ऑफ मतलब उसको कंपनी इसके साथ अलग से ट्रीटमेंट करेगा इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टू मैनर्स। पहला, रिमेनिंग एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट एंड सेल प्रोसीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, मतलब जो एसेट्स है उसको मार्केट में सेल कर दिया जा रहा है, यानी कि सिचुएशन ए के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो रिमेनिंग एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट एंड सेल प्रोसीड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर्स। सेकंड, रिमेनिंग एसेट्स इटसेल्फ आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, तो रिमेनिंग एसेट्स इटसेल्फ आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स हो गया आपके लिए सिचुएशन नंबर बी। तो above transaction shall be treated as under for the computation of capital gains. Section 46 subsection 1, tax treatment in the hands of company. तो at the time of liquidation of company, any transfer by way of distribution of assets among its shareholders is not treated as transfer for the purpose of capital gain tax. जैसे मैंने बोला था सिचुएशन बी में जब एक्स लिमिटेड अपना एसेट्स को हैंडओवर कर रहा है at the time of its liquidation to the shareholders, उसको ट्रांसफर के डेफिनेशन में कवर नहीं किया जाएगा, not regarded as transfer for the purpose of capital gain tax. Hence in case 2, when assets are directly distributed among the shareholders, nothing shall be charged to tax under the head capital gains. On the other hand, in case 1, ठीक है, केस 1 मतलब सिचुएशन मेरे लिए मेरे इलस्ट्रेशन में सिचुएशन ए। ऑन द अदर हैंड इन केस 1, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड इन द मार्केट, जब एसेट्स को मार्केट में एक्स लिमिटेड बेच रहा है, देयर आफ्टर सेल प्रोसीड्स is distributed to the shareholders, then such sale of assets by the company in the market shall be treated as transfer and chargeable under the head capital gains as under. तो जैसे मैंने बोला था कि इस केस में सिचुएशन ए में एक्स लिमिटेड को टैक्स लगेगा अगर वो एसेट्स डायरेक्टली मार्केट में सेल करेगा। तो सेल कंसिडरेशन एज यूजुअल कंप्यूट होगा, मतलब जो जितना में वो बेचेगा एसेट्स को वो वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर एज यूजुअल जैसे नॉर्मली डिसाइडेड होता है वैसे ही डिटरमाइंड होगा। टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड, जिस ईयर में एसेट्स आप बेचोगे उस ईयर में इसको हम लोग टैक्स ट्रीटमेंट उसका होगा। नेक्स्ट एक नोट दिया हुआ है, नोट में बोल रहा है कि व्हेन द कंपनी डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एसेट्स डायरेक्टली टू द शेयर होल्डर्स बट सेल्स इट इन द मार्केट रेफर्ड एज द फर्स्ट ट्रांसफर एंड डिस्ट्रीब्यूट्स the proceeds among the shareholders, then though such first transfer shall be liable to capital gain, but distribution of proceeds among shareholders shall not be liable to capital gains. मतलब जैसे कि मैंने बोला था कि सिचुएशन ए में सिंस आप एसेट्स डायरेक्टली एक्स लिमिटेड मार्केट में बेच रहा है तो एक्स लिमिटेड को टैक्स देना पड़ रहा है, तो एक्स लिमिटेड को टैक्स पहले ही लग जा रहा है, तो इसीलिए जब वो मनी को वापस डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने शेयर होल्डर्स को, तो सिंस जब जैसे ही उसने एसेट बेचा उसी समय उसको टैक्स लग गया, तो जब मनी लेटर ऑन वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने शेयर होल्डर्स लोगों में तो उस समय उसको वापस फिर से टैक्स नहीं देना होगा। उस समय टैक्स किसको देना होगा? उस समय टैक्स देना होगा शेयर होल्डर लोगों को, क्योंकि उनको पैसा कंपनी से रिसीव हो रहा है। तो अब एक चार्ट दिया हुआ है, अब देखिए चार्ट में दे रहा है कि कंपनी अंडर लिक्विडेशन, यहाँ पे दो सिचुएशन अराइज कर रहा है। सोल्ड कैपिटल एसेट इन द मार्केट, जब सोल्ड कैपिटल एसेट इन द मार्केट हो रहा है तो रिक्वायर्ड टू पे, कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन, कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन के ऊपर। फिर कैश मिलेगा उसको जब वो सोल्ड करेगा कैपिटल एसेट्स को मार्केट में तो कंपनी को कैश मिलेगा, वो कैश डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स है, तो वो जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा शेयर होल्डर्स को तब क्या लिख रहा है देखिए, शेयर होल्डर्स विल हैव टू पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। जैसे मैंने बोला था कि शेयर्स ट्रांसफर पर टैक्स लगेगा शेयर होल्डर को। सेकंड सिचुएशन डिस्कस करते हैं, कंपनी अंडर लिक्विडेशन, डिस्ट्रीब्यूट कैपिटल एसेट टू द शेयर होल्डर्स, जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है कैपिटल एसेट टू द शेयर होल्डर्स, कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, जब कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स विल हैव टू पे टैक्स ऑन कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा, कंपनी बच जाएगा क्योंकि उसने डायरेक्टली एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, व्हिच इज नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर। टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, सेक्शन 46 सबसेक्शन 2, तो जब शेयर होल्डर को टैक्स लगता है तो यहां पे डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट आ जाता है दोस्तों। तो डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट क्या है, यहां पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में ये 222C में ये बात मेंशन किया हुआ है कि जब भी कोई कंपनी अपने लिक्विडेशन के टाइम पे कोई भी एसेट्स अगर डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द शेयर होल्डर्स अप टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, देन टू दैट एक्सटेंट कि जहां तक उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा अपने शेयर होल्डर्स को, तो टू दैट एक्सटेंट इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम्ड डिविडेंड
डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड मतलब बेसिकली डिविडेंड, जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत है तो मैं उनको बता देता हूं, डिविडेंड इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। ठीक है, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है प्रॉफिट का अपना कोई भी हिस्सा, तो उसको हम लोग डिविडेंड का नाम देते हैं। बट इनकम टैक्स में डिविडेंड का डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। यहां पे 222C, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर कंपनी लिक्विडेशन में चला गया और उसने अपना कोई भी एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, तो जिस हद तक उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, उस प्रॉफिट्स के हिस्से तक हम लोग मानेंगे कि वो डीम्ड डिविडेंड है इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल डिस्कस करूंगा और इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपको समझाऊंगा कि किस हद तक टैक्स ट्रीटमेंट कंसीडर किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। दोस्तों, जो जैसे मैंने बोला था कि शेयर होल्डर को अगर एसेट्स डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जा रहा है कंपनी के जरिए, तो इन दैट केस शेयर होल्डर्स विल हैव टू पे टैक्स, बिकॉज कंपनी को उस केस में ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज अ ट्रांसफर वाला बेनिफिट उसको मिल जाएगा, उसके लिए तो ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, तो कंपनी को कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट शेयर होल्डर को टैक्स लग जाएगा। तो शेयर होल्डर का टैक्स ट्रीटमेंट को समझाने के लिए मैंने ये छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रखा है। मान लीजिए कि शेयर होल्डर्स को जो एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसका टोटल मार्केट वैल्यू 100 रुपीज का है, ठीक है, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, एनी अदर रिजर्व फंड वगैरह जो भी फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड है, उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो जिस दिन कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा था, कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आप देखिएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंडर में आपको दिख जाएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का टोटल अमाउंट था सपोज 80 रुपीज। तो आपको खाली बस इतना करना है, जो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसमें से जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है वो माइनस कर देना है। माइनस कर देने से जो डिफरेंस बचेगा वो डिफरेंस हो जाता है नेट सेल कंसिडरेशन इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इज 100 रुपीज लेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हिच इज कंसीडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C। तो 100 माइनस 80 20 रुपीज का डिफरेंस आएगा। 20 रुपीज का डिफरेंस शेयर होल्डर के हैंड्स में नेट सेल कंसिडरेशन डिसाइडेड हो जाएगा। अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात है कि कंपनी, इसका मतलब ये हो रहा है कि कैपिटल गेन्स के अंडर में शेयर होल्डर को 20 रुपया का सेल कंसिडरेशन मान करके शेयर होल्डर से टैक्स वसूली होगा। तो ये जो 80 रुपीज का एग्जम्पशन शेयर होल्डर को दिया जा रहा है, ये क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है, 80 रुपीज जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है ये इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि डीम्ड डिविडेंड के केस में जो शेयर होल्डर है उसको ऑलरेडी टैक्स लग चुका होगा। डीम्ड डिविडेंड का कंसेप्ट ही यही है कि सेक्शन 222C क्लियरली ये बात बोलता है कि अगर कोई अमाउंट शेयर होल्डर को इन द फॉर्म ऑफ डीम्ड डिविडेंड मिल जाता है तो उसको उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो सिंस शेयर होल्डर को 80 रुपीज के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है, तो इसीलिए कैपिटल गेन हेड में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 20 रुपीज का कैपिटल गेन टैक्स को कंसिडर करना पड़ेगा। तो 20 रुपीज को ही कैपिटल गेन के अंतर्गत हम लोगों को शो करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोगों को मैं इसको रीड करके सुनाता हूँ आप लोगों को, कहाँ से मुझे ये कंटेक्स्ट ये रेफरेंस मिला, तो मैं अगेन दिखा दूंगा इसको अपने स्क्रीन में। तो देखिए, व्हेन अ शेयर होल्डर रिसीव्स मनी और एनी अदर एसेट्स इन द फॉर्म एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, देन सच रिसीट्स एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C शैल बी लायबल टू कैपिटल गेन एज अंडर सेल कंसिडरेशन टोटल अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स रिसीव्ड जितना होगा एट द टाइम ऑफ ऑन लिक्विडेशन ऑफ बाय द शेयर होल्डर, उसमें से लेस किया हुआ अमाउंट ऑफ डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C माइनस करने के बाद निकला है सेल कंसिडरेशन। डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222C का डीम्ड डिविडेंड में लिखा हुआ है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय द कंपनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज यूजुअल, इसका मतलब जैसे नॉर्मली शेयर होल्डर ने जिस कीमत पे अपने शेयर्स को खरीदा था, यहाँ पे तो वो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है ना, तो शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, शेयर सरेंडर कर रहा है, जिसकी वजह से उसको टैक्स लग रहा है। तो शेयर्स को जिस कीमत पे उसने खरीदा था वो हो जाएगा उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर उसने कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट किया था तो वो भी हम लोग कंसिडर कर लेंगे एज यूजुअल, जैसे नॉर्मली करते हैं वैसे ही होगा। नोट्स में यहाँ पे लिख रहा है कि व्हेन डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड बाय लिक्विडेटर and
and the amount of distribution is less than the total amount of shareholders funds, the distribution is deemed to take place in proportion of share capital and accumulated profits as appears immediately before the distribution in the books of the company। मतलब सीधी बात है कि कंपनी जब लिक्विडेशन में जाता है तो एक लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होता है। लिक्विडेटर एक पर्सन है जिसको जिम्मेदारी दिया जाता है टू सेल द एसेट्स एंड रीपे ऑल द लायबिलिटीज। तो लिक्विडेटर क्या करता है, जो भी सरप्लस मनी बचता है ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब शेयर लिक्विडेटर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन का रकम अगर शेयर होल्डर के फंड के वैल्यू से भी कम है तो इन दैट केस जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग बांट देंगे, ठीक है। दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शेयर कैपिटल का अमाउंट एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस का अमाउंट। मतलब जैसे छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन टोटल हो रहा है 80 रुपीज का, ठीक है। 80 रुपीज का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर को किया गया लिक्विडेटर के द्वारा, और 40 रुपीज मान लीजिए कि टोटल 200 रुपया कंपनी का शेयर होल्डर फंड का वैल्यू था, जिसमें से 100 रुपीज वॉज द शेयर कैपिटल और 100 रुपीज वॉज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो 100 दोनों था, तो रेशियो क्या आ रहा है 1:1। तो 1:1 रेशियो में जो 80 रुपीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको बांट दिया जाएगा। मतलब 80 को बांट दिया जाएगा बिटवीन 1:1 रेशियो, दैट इज 40 एंड 40। माना जाएगा कि 40 रुपीज उसको शेयर कैपिटल के अगेंस्ट में मिल रहा है और बाकी 40 रुपीज उसको रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा जो है वो मिल रहा है। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पैसा मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन को डीम्ड डिविडेंड मान लिया जाएगा। तो वो 40 रुपीज हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट में से। तो जो डिफरेंस अमाउंट बचेगा उसको हम लोग कंसिडरेशन ट्रीट करेंगे। मतलब सीधी बात ये है कि आपको अगर डिस्ट्रीब्यूशन का रकम अगर शेयर होल्डर को जितना मिलना चाहिए उतना उससे भी कम है, शेयर होल्डर फंड से भी कम है, तो आपको खाली इतना करना है कि जो टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसको रेशियो में बांट देना है। कौन सा रेशियो में बांटिएगा, शेयर कैपिटल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का रेशियो में आपको बांट देना है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट बाय लिक्विडेटर टू शेयर होल्डर्स। अगर इंस्टॉलमेंट में शेयर होल्डर को पेमेंट मिल रहा है अपने लिक्विडेटर से, तो इन दैट केस ऑब्वियस ही बात है जो कॉस्ट होगा, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा, वो सब पहला इंस्टॉलमेंट से पहले एडजस्ट किया जाएगा और फिर हम लोग लेटर इंस्टॉलमेंट्स की तरफ आएंगे। जैसे 2024 में अगर सपोज कोई कंपनी लिक्विडेशन में गया तो 2025 में कुछ पैसा शेयर होल्डर को मिला लिक्विडेटर से, फिर 26 में मिला, फिर 27 में मिला एंड सो ऑन। तो हम लोगों को 2026 वाले इंस्टॉलमेंट के साथ हम लोगों को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशंस वगैरह को एडजस्ट करना पड़ जाएगा। मैं इसको रीड करके सुनाता हूं। पॉइंट नंबर बी बोल रहा है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट बाय द लिक्विडेटर टू द शेयर होल्डर्स। इन केस पेमेंट इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर्स इन इंस्टॉलमेंट्स देन द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अर्लियर इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। सो जो सबसे पुराने इंस्टॉलमेंट है, मतलब फीफो मेथड अप्लाई करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसके साथ कॉस्ट को आपको माइनस करना पड़ेगा। वंस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज अब्सॉर्ब्ड बाय द अर्लियर इंस्टॉलमेंट देन सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट्स लेस एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर शैल बी फुल्ली टैक्सेबल। मान लीजिए कि 2026 वाले इंस्टॉलमेंट के साथ ही पूरा कॉस्ट एडजस्ट हो गया तो 2027 वाला इंस्टॉलमेंट पूरी तरीके से टैक्सेबल बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स, बिकॉज उसके साथ एडजस्ट करने के लिए कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बचा ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि द डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट मे नॉट बी अ कैपिटल एसेट। जो डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट है हो सकता है वो कैपिटल एसेट हो ही ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। मान लीजिए कि जो डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट है वो अगर स्टॉक इन ट्रेड होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको स्टॉक इन ट्रेड का डिस्ट्रीब्यूशन भी अगर आपको मिलेगा एज अ शेयर होल्डर आपको फिर भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो एसेट ट्रांसफर कर रहे हो एज अ शेयर होल्डर दैट इज अ कैपिटल एसेट, दैट इज द शेयर इज अ कैपिटल एसेट, उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको जो एसेट मिल रहा है इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, इन एक्सचेंज ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, वो कैपिटल एसेट हो या ना हो। मैं रीड करके सुनाता हूं। द डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट मे नॉट बी अ कैपिटल एसेट, स्टिल प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 46 सबसेक्शन 2 शैल बी अट्रैक्टेड। एग्जांपल, इफ ऑन लिक्विडेशन कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड इट्स रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नॉट बीइंग अ कैपिटल एसेट टू इट्स शेयर होल्डर। अगर कंपनी ने शेयर होल्डर को अपना रूरल एग्रीकल्चरल लैंड दे दिया, वो तो कोई कैपिटल एसेट ही नहीं है, फिर भी शेयर होल्डर को टैक्स लगेगा। सच शेयर होल्डर शैल बी लायबल टू कैपिटल गेन एज द ट्रांसफर्ड एसेट ऑन द पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर इज शेयर इन द कंपनी।
आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। तो मैं अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।